हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज प्रोनाउन का अध्ययन करते हैं। ये स्पेशली हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए है 9-10। इसके अलावा इंटर वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें भी है सिंटैक्स में। और किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स जो अपना ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं तो एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक तो इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेसिक लेवल से बताया जा रहा है आपको। प्रोनाउन किसे कहेंगे उसके सभी प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन के आपको 11 प्रकार यहाँ बताए जाएंगे, जितने होते हैं सभी बताए जाएंगे, इसलिए आप इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहें। देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो जो शब्द नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, अभी आप पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए आई है, वी है, यू है, दे, ही, सी, इट, इस तमाम प्रोनाउन है। तो आप प्रकार में पढ़ेंगे डिटेल। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेंगे। प्रोनाउन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 11 प्रकार होते हैं। नंबर 1 देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनके बदले में आएगा, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में? आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक, तो अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको पता ही है भाई, आई वी का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, यू का सामने वाले के लिए, बाकी सभी के लिए जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। दे, ही, सी, इट। इट का प्रयोग वस्तु के लिए भी होता है और जानवर या पक्षी के लिए भी होता है। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष। इसका प्रयोग बात करने वाला अपने लिए करता है। इसके अंतर्गत आई, वी आता है और इनसे बनने वाले शब्द मी, माई, माइन, अस, आवर, आवर्स आते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? तो इसका प्रयोग बात करने वाला उसके लिए करता है जिससे बात की जाती है, मतलब सामने वाले के लिए आदमी सेकंड पर्सन का प्रयोग करता है। तो इन पर्सन का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि भाई इनडायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें बच्चे प्रोनाउन चेंजिंग में इनके ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप सेकंड पर्सन जान लीजिए। इसमें कौन कौन से आता है? यू आता है, योर, योर्स, यू से बनने वाले शब्द हैं। दाऊ एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। दाऊ माने फिर भी यू का सिनोनिम से ओल्ड इंग्लिश में होता था। दाऊ, दी, दाइन। ठीक है, तो दाऊ मतलब तू, दी मीन्स तुझे, दाइन मीन्स तेरा। अब तो यू, योर, योर्स जाने गए, तुम, तुम्हारा। अच्छा, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन में क्या? इसका प्रयोग बात करने वाला अपने लिए करता है। ठीक है, इसका प्रयोग बात करने वाला ना अपने लिए करता है, ना सामने वाले के लिए करता है, बल्कि उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए करता है जिसके बारे में बात की जाती है। यानी कि बात करने वाला ना अपने लिए ना सामने वाले के लिए, बाकी किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो अपने बारे में ना आपके बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात करें तो उसी थर्ड पर्सन। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, सी, इट, दे, हिम, हर, हर्स, हिज, देम, देयर्स, देयर्स, ये सभी इसमें आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं उदाहरण। जैसे यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक। ठीक, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। इसमें आपको ध्यान देना, थोड़ा सा केस पढ़ेंगे आप। तो जैसे मेरे का अंग्रेजी देखिए, माई भी होता है, माइन भी होता है। तो अगर माई के बाद नाउन लिखना है तो माई लिखा जाएगा। मेरे के साथ नाउन लगा हिंदी में तो माई लिखा जाएगा, नहीं लगा वो नाउन पहले हो गया, जैसे किताब पहले हो गया, तब मेरे का अंग्रेजी माइन लिखा जाएगा। तो ये प्रोनाउन ही है, लेकिन आपको इसको एडजेक्टिव में भी आपको चैप्टर में मिल जाता है कि माई जो है नाउन की विशेषता वाला, इसलिए इस प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इस यहाँ संबंध बता रहा है बुक से, इसलिए इसको पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये केस हैं, उसके पजेसिव केस हैं, इसलिए इसको पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव आता है और पजेसिव प्रोनाउन आता है। ये चीज़ जान लीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब नाउन से पहले, पजेसिव प्रोनाउन मतलब बिना नाउन के। चलिए दूसरा प्रकार देख लेते हैं प्रोनाउन का, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंध बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अपने से पहले आने वाला जो नाउन रहेगा, संज्ञा रहेगी, उससे संबंध बताएगा और दो वाक्य को जोड़ेगा, इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, तो ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। अपने इसके पहले कोई नाउन जरूर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि दिस इज द
बॉय, यह वही लड़का है, ठीक है। हु, ठीक है, पास्ड इन फर्स्ट डिवीज़न, यह वही लड़का है जो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ था। तो अब क्या है, अब यहाँ क्या, जोक मतलब लड़का, तो नाउन, यह लड़का है, लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, तो बार बार लड़का ना लिख के उसके लिए हु लगा दिए, और ये हु यहाँ जोड़ने का भी काम करे, इसलिए इसको कंजक्शन भी कहते हैं। और नाउन के लिए आया है, संबंध बता रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का भी काम करता है, और इनके पहले नाउन जरूर आता है। चलिए तीसरा प्रोनाउन देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ प्रयोग छूट गया था, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये आते हैं प्रश्नवाचक में। इसमें क्या होता है कि इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, इतना ध्यान देना। हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये वाक्य के शुरू में आएंगे और इनके बाद वर्ब का प्रयोग। जैसे हुई देर, वहाँ कौन है, वाट इज दिस, यह क्या है, ठीक है, हु आर यू, तुम कौन है, इस तरह से होता है। यहाँ प्रश्नवाचक का निशान भी इस वाक्य में लगेगा। अब चलिए चौथा प्रोनाउन देख लेते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इनडिफिनिट माने अनिश्चित होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराएंगे उन्हें हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं? वन, नन, सम, ऑल, मेनी, इट्स इत्यादि आते हैं। तो वन माने क्या होगा? व्यक्ति होगा। नन माने कोई व्यक्ति नहीं, सम माने कुछ, ऑल माने सभी, मेनी माने कई। तो इनसे हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे उदाहरण, वन शुड डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। वन के साथ अपना करेंगे, वन एपोस्ट्रोफी लगता है, ध्यान देना। तो यहाँ किस व्यक्ति को करना नहीं करना चाहिए ये नहीं बताया गया, किस व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए इस नहीं बताया गया, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ जन्म से महान होते हैं, तो भाई कौन होते हैं ये नहीं बताया गया। तो मतलब देखिए, यहाँ नाउन के बदले में वन लगा दिएगा, कुछ लोगों के बदले में उनका नाम ना लिख के सम लगा दिया, लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं, पता नहीं कौन कौन खुश हैं। नन कैन डू इट, कोई इसे नहीं कर सकता, ये नहीं बताया जा रहा कौन कौन नहीं कर सकता। मेनी केम हियर, कई यहाँ आए, कौन आया ये क्लियर नहीं है। तो इस तरह से चलिए देख लेते हैं हम विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा सर्वनाम देखते हैं कि 11 आपको पढ़ने हैं। तो जो सर्वनाम वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसे प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कुछ लोग विद्वान कहते हैं, इसलिए प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि भाई वाक्य में आए हुए व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, ठीक, इसलिए पूरे विभाग की बात करें, जब विभागों में से प्रत्येक को बताया गया, इसलिए इसका नाम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। या प्रत्येकवाचक भी कुछ विद्वान कहना पसंद करते हैं। अब ईच आइदर माने होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं? ईच आइदर, नाइदर, ठीक है, ये सब प्रोनाउन आते हैं। तो ईच माने प्रत्येक होता है, ठीक है, प्रत्येक, दो से ज़्यादा के लिए लगता है ईच। आइदर माने क्या? दोनों में से कोई भी, और नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। उदाहरण क्या है? ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तब ये नाम नहीं बताया कौन जा सकता है, लेकिन लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है, तो मतलब स्पेशली ये दो लड़कों से ज़्यादा के लिए ईच लगता है। सॉरी, दो लड़के भी हो सकते हैं ईच में, ईच का मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। और एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए लगता है। तो प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर ये शब्द आते हैं तीनों। तो ईच ऑफ द बॉयज माने लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। आइदर ऑफ दीज बुक्स इज यूजफुल माने इन दोनों किताबों से कोई भी किताब यूजफुल है, उपयोगी है। अगर कोई किताब उपयोगी नहीं है तो नाइदर लग जाएगा। तो चलिए अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से बनाए जाते हैं और वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इसकी एक्स्ट्रा जानकारी है कि जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ के बनाए जाएंगे। इतना पता आपको, एक वचन में सेल्फ जोड़ा जाता है, बहुवचन में सेल्फ जोड़ा जाता है। उदाहरण और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा ये वर्ब के बाद। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं को चोट पहुँचाया। किसे पहुँचाया? स्वयं को। तो मतलब आई मैं चोट पहुँचा तो उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ा ना, स्वयं को पहुँचाया। ही हैंग्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को फांसी पर लटका लिया। तो किसको लटकाया? स्वयं को। ऑब्जेक्ट का देखिए है, दे इग्नोर्ड देमसेल्फ, वे स्वयं को अनदेखा किए।
नज़रअंदाज किया तो वे उनका प्रभाव स्वयं पर ही पड़ा। तो इस तरह से वर्ब के बाद आएगा, ये सब्जेक्ट के लिए ही आते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरह से आते हैं। अगला है इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता पर जोर या दबाव डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं, किंतु इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। एक बात ध्यान देना, इम्फैटिक प्रोनाउन कर्ता पर यानी कि जोर डालने के लिए, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद हो जाता है। उदाहरण, ठीक है, और ये एक बात जान लीजिए, सेल्फ या सेल्फ इसमें भी जोड़ के बनाया जाता है, रिफ्लेक्सिव और इसमें दोनों में सेल्फ या सेल्फ, लेकिन अंतर ये कि ये कर्ता के तुरंत बाद आएगा और वो वर्ब के बाद आएगा। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, मैं स्वयं इसे किया, तो बात पर जोर दिया जा रहा है। आई माई सेल्फ सादा थी, मैं स्वयं चोर को देखा। वी आवर सेल्फ वेंट देयर, हम स्वयं वहाँ गए, ठीक है। तो यहाँ स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा है उसका अंत होता है स्वयं। इसको हटा भी दोगे तो वाक्य का अर्थ निकलेगा, लेकिन ये बात पर जोर देने के लिए लगा दिया जाता है। तो इस तरह से इसका नाम होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। चलिए 8वां प्रोनाउन देख लेते हैं। 8वां प्रोनाउन का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, RECIPROCAL। रेसिप्रोकल प्रोनाउन माने होता है परस्परवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? जो सर्वनाम परस्पर या एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इनका काम क्या है? परस्पर संबंध प्रकट करना। परस्पर माने होता है एक दूसरे से संबंध प्रकट करना। तो जो प्रोनाउन परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उन्हें परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2। पहले का नाम है ईच अदर, दूसरे का नाम है वन अनदर। इनका अर्थ जान लीजिए, इनका अर्थ होता है एक दूसरे से, ईच अदर और वन दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से या एक दूसरे की। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सौरव एंड अमन लव्ड वन ईच अदर। सौरव और अमन एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो यहाँ मतलब दो लोगों की बात है, ईच अदर लग गया। द स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर। विद्यार्थियों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो भाई संख्या नहीं दिया कि कितने लोग हैं, ना नाम दिया है, तो भाई ज़्यादा ही रहेंगे एक दूसरे की, मतलब इसलिए वन अनदर लगेगा। जब संख्या ना कन्फर्म रहे तो वन अनदर लगेगा, जब कन्फर्म है 2 लोग तो ईच अदर। तो रीना, करीना एंड रुबीना, यहाँ देखिए 3 लड़कियों का नाम है, तो टॉक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करती हैं। तो यहाँ 2 से ज़्यादा के लिए टॉक वन अनदर लगता है। चलिए अब देखिए अगला है 9वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अचानक उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोनाउन किसी अचानक उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत एक शब्द आता है केवल, उसका नाम क्या है? वाट। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल वाट आता है। और एक बात जानिए, वाट आएगा तो इसके बाद ये इंटरजेक्शन का निशान लगेगा। इसका प्रयोग जान लीजिए किस तरह से होता है। इसका प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य में होता है। वाट का प्रयोग क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में होता है। यह इंटरजेक्शन और प्रोनाउन दोनों है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन ये फीलिंग्स के लिए भी लगता है वाट, ठीक है, और प्रोनाउन की तरह भी होता है। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है, इंटरजेक्शन भी है, दोनों है, इतना ध्यान देना। जैसे ऐसे वाक्य आते हैं, क्या वो चोर है? क्या वो चोर है? तो इसका अंग्रेजी होगा व्हाट ही इज ए थीफ। क्या वो मारा गया? व्हाट ही वाज किल्ड। तो इस तरह से विस्मय प्रकट करने के लिए होता है विस्मयादिबोधक सर्वनाम, इनको कहते हैं। चलिए 10वां प्रोनाउन कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अधिकार या संबंध को बताएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? योर्स, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, ठीक है। ये अधिकारवाचक सर्वनाम का है, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन से ये बना है, इसलिए इसको अलग से किताबों में कुछ नहीं दिया गया, कुछ किताबों में, इसलिए मैं आपको बता दिया कि हाँ इसका नाम पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इनके साथ नाउन नहीं आ सकता, नाउन के बदले में आएगा। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन माने मेरी, तो ये क्या है? मतलब कि मेरी मतलब जैसे जो कह रहा है उसकी है, तो उसका नाम तो हम ले नहीं रहे हैं, या अपना नाम भी नहीं ले रहे हैं, यह किताब, ठीक है। तो इस तरह से मेरी कहती है। दैट पेन इज, यह वह कलम उसकी है, उसकी मतलब नाम की है, मोहन की, ये नहीं कह रहे हैं। मेरी है मतलब अपने नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से ये नाम के बदले में है, सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? पजेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। भाई किताब का संबंध बताया जा रहा है कि मेरी है, उसकी है, और उस पर मेरा अधिकार है, ये उसका, ये बताया जा रहा है। चलिए 11वां देख लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो 11 पढ़ना था। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? और बचाया जो सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं, ठीक है, की ओर संकेत करते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, ये स्पेशली 4 प्रोनाउन हैं इसमें। इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद
जैसे कहते हैं दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है, तो यहाँ क्या है दिस के बाद देखिए यह एक अच्छी किताब, किताब का नाम नहीं बताया, जैसे एक्सीलेंट है ये गुड बुक ऐसे भी कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ दिस का प्रयोग बुक की तरफ इशारा करने के लिए हुआ है, नाम नहीं लिया गया इसलिए इस सर्वनाम। दीज आर माई चेयर्स, ये मेरी कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियों ठीक है की तरफ यहाँ देखिए इशारा किया दीज हैं। इसी तरह से हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दैट इज ए कैट, वह एक ठीक है बिल्ली है, दैट इज माई डॉग, वो मेरा कुत्ता, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात जान लीजिए दिस और दैट, दिस एक वचन और दैट एक वचन के लिए लगता है, दिस नज़दीक के लिए लगता है, दैट दूर के लिए लगता है। और दीज और दोज ये दो शब्द हैं, दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए लगता है बहुवचन के लिए, दोज का प्रयोग दूर के लिए लगता है बहुवचन में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद आपको जो है एडजेक्टिव पढ़ा दिया जाएगा ठीक है अगली वीडियो में, और इसके एक्सरसाइज भी आपको बाद में क्रम से पूरा कराए जाएंगे, इसलिए आप अभी पढ़ते रहिए सीखते रहिए, फिर एक्सरसाइज भी आपको करा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। और इसके अलावा आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो राजू प्रकाशन की किताब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया गया ठीक है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर या राजू प्रकाशन ग्रामर, दोनों ग्रामर की वीडियो जो आपको अपलोडेड हैं आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। और एप्लीकेशन निबंध सारी कुछ अपलोडेड हैं, आप एक बार विजिट कर लीजिए, बाकी आपको लगातार आपको पढ़ाया जाता रहेगा, अपने ज्ञान को मजबूत करते रहिए ठीक है। कंपटीशन लेवल तक का वर्ड पावर और ग्रामर भी चैनल पे है और आपको अपलोडेड भी किए जा रहे हैं, इसलिए आप पढ़ते रहें सीखते रहें जुड़ते रहें, चाहे जिस क्लास के लिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ आपको चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।